हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस। नेम ऑफ द चैप्टर इज फेडरलिज्म। सो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? भारत को नियम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके कारण भारत जो है एक फेडरल कंट्री कहलाता है। तो पहले हमने देखा कि कैसे बेल्जियम और श्रीलंका जो हैं वो कितने सारे समस्याएं फेस करते हैं, क्योंकि उनके देशों में बहुत डाइवर्सिटी है ना। अलग अलग समुदाय, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसके कारण देश में जो है वो अशांति का माहौल बनता है। तो उसी प्रकार से भारत जैसा एक विशाल देश है जहाँ पे इतने सारे भाषाएं हैं, इतने रिलीजन हैं, इतने क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार के पावर अरेंजमेंट के सिस्टम है जिसके कारण हम लोग जो हैं वो पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारा देश जो है वो बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रहा है। सो क्या सिस्टम है? शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ है जो किसी भी मॉडर्न नेशन के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है वो है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो हमारे देश का जो संविधान है वो हमने अपने पार्टीशन के बाद बनाना शुरू किया था, और ये वो पार्टीशन था जिसमें जो कि एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खून से लिपटा हुआ विभाजन था एक परिवार के अंदर। उस प्रकार का विभाजन था ये, जहाँ पे हजारों लोग जो थे उनकी जान चली जाती है और लाखों लाख लोग जो हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, माइग्रेंट हो जाते हैं, है ना। इनफैक्ट अभी भी जो इंडियन लोग जो पाकिस्तान गए थे, अभी भी उन लोगों को माइग्रेंट या मुजाहिर ही बोला जाता है पाकिस्तान में। उनको वहाँ के नेशनल का स्टेटस नहीं दिया गया है उतने प्रॉपर तरीके से, है ना। अगर आप देखें उनके जो लीडर्स हैं, जो MQM पार्टी थी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, वो बनी इसीलिए बनी ही जो इंडिया से माइग्रेट करके लोग गए थे उन लोगों ने बनाई थी अपने अधिकार के रक्षा के लिए। और जो फाउंडर था आज वहाँ के लोगों ने उसे मारपीट के भगा दिया, इंडियन एजेंट बना के। वो बेचारा लंदन में रह रहा है। और आज भी जो कराची रीजन है वहाँ पे जो माइग्रेंट हैं उनको सही से फंक्शन नहीं करने देते हैं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से रहने नहीं देते हैं ये लोग। और जो पंजाबी आर्मी है, जो कि वहाँ की रीजनल आर्मी है, वो सब लोगों को परेशान करती है। तो इस प्रकार का जो पार्टीशन था जहाँ पे बहुत सारे अनफिनिश स्टोरीज रह गए लोगों के, वैसा पार्टीशन हमारे देश ने देखा। और जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन के बाद, तब हमारे जो लीडर्स थे उनके पास एक और चैलेंज होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, मतलब वैसे देश जो कि पहले किसी मोनार्की में थे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, उनका एग्रीमेंट था ब्रिटिश मोनार्की के साथ, ब्रिटेन के साथ, कि वो ब्रिटेन के जो क्वीन है उनके प्रति ईमानदारी बरतेंगे। ये एग्रीमेंट भी 1947 में ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास एक और चैलेंज होता है कि जो इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, 500 से भी अधिक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे देश में, उनको एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट, एक डेमोक्रेटिक यूनिट के अंदर में कैसे लेके आया जाए। तो ये सारे जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे हमारे फाउंडिंग फादर्स। इसी कड़ी में जो हमारा संविधान बनाने की शुरुआत हुई और कौन से अधिकार जो थे और किस प्रकार का सिस्टम था वो डिसाइड किया गया, इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है कि भारत, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। मतलब भारत जो है वो एक यूनियन है, एक संगठन है किसका? स्टेट्स का, राज्यों का। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, मैंने आपको कल भी प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि लीगल पार्लेंस में अगर हम लोग देखें तो इंडिया इज़ नॉट
अल्टीमेटली फेडरल है ना, इट इज़ क्वासाई फेडरल, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि फेडरल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर लाइज विद द सेंटर ओनली। ठीक है, तो बट मॉडर्न पार्लेंस में हम लोग इंडिया को भी फेडरल सिस्टम के तौर पे समझ सकते हैं। ठीक है ना, और डिग्री और कितना डिग्री है फेडरलिज्म का वो वेरी करता है अलग अलग फेडरेशंस में। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसलिए इंडिया को फेडरल नेशन कहते हैं, क्योंकि स्टेट्स जो हैं, जो फेडरेशन है या जो प्रोविंसेस हैं, उनको काफ़ी सारे पावर्स उसके बाद भी हमने दिए हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड फॉर ensuring that diversity of the people is preserved, है ना। तो let us go back to the 7 features of federalism mentioned above। तो हमने जो कल के वीडियो में देखा कि जो 7 मुख्य फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के, अगर हम उसको कंपेयर करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से, तब हमें समझ में आएगा कि कौन कौन से पावर जो है हमने प्रोविंसेस को दिए हैं और क्यों हमारा देश जो है वो एक फेडरल सिस्टम कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड्स फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो बेसिकली 2-tier सिस्टम है, 2 सतहीय सिस्टम है ये, जहाँ पे पहले सतह पे यूनियन गवर्नमेंट आता है और जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हमारा स्टेट है, इंडियन स्टेट, उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग राज्य सरकार भी कहते हैं, जो कि हमारे अलग अलग राज्यों को, स्टेट्स या प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बाद में आई थिंक राजीव गांधी के समय में ये 3rd-tier ऑफ गवर्नमेंट जो था, 3rd-tier ऑफ फेडरलिज्म भी ऐड किया जाता है, बिकॉज दिस वाज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि हम लोगों के जो देश है वहाँ पे हर गांव में जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, हर गांव जो है अपना भविष्य का निर्माण खुद कर पाए, ये ऐसा उनका सपना था। तो उसी कड़ी में हमारे देश में एक नया 3rd-tier ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड होता है, जिसको हम लोग पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं। इसको पंचायती राज गवर्नमेंट भी कहा जाता था पहले। तो एज इन एनी फेडरेशन दी डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो हर फेडरेशन की ही भांति हमारा जो भारतीय इंडियन फेडरेशन है, इंडियन सिस्टम है, उसमें भी अलग अलग जो ये टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनके अलग अलग प्रभाव क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र होते हैं या जुरिस्डिक्शन होते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्हें काम करना अनिवार्य है और उसी के अंतर्गत ही ये काम कर सकते हैं। उसके सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के उल्लंघन होंगे अगर इस जुरिडिक्शन का उल्लंघन किया जाए तो। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स अ थ्रीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जनरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3-tier डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। मतलब कि दोनों जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं ये क्लियरली मेंशन्ड हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपके लिस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। पहला लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट, सेकेंड होता है स्टेट लिस्ट और थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट क्या होता है? Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. They are included in the list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The government alone cannot make law relating to subject mentioned in the union list. ठीक है, तो यूनियन लिस्ट जो है इसमें जो ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, देश के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये भी अनिवार्य होता है कि वो पूरे देश में एक प्रकार ही नियम हो इन विषयों पे, है ना। तो ऐसे इश्यूज़ को हमने यूनियन लिस्ट पे नाम रखा है। तो जैसे हुआ हमारे देश का डिफेंस। ठीक है, डिफेंस जो है वो ऑब्वियसली अलग अलग राज्य अपने लिए अरेंज नहीं कर सकते, है ना। ये जो है डिफेंस जो है वो एज अ सिंगल यूनिट हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए
है ना, यूनियन, इतना बड़ा देश का यूनियन बनाने का एक मकसद ही यही था कि वी कैन पूल इन आवर रिसोर्सेज एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। तो अगर हम 25 राज्य मिल के एक आर्मी बनाते हैं, इट वुड बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन 25 राज्य अपने छोटे छोटे आर्मी बनाए, है ना। हमारे जो 1000 साल के पहले का इतिहास है, हमने लर्निंग ये की कि विभाजित होने से हम कमज़ोर होते हैं, इसके कारण हमारे ऊपर बाहर की शक्तियों ने आके शासन किया। सो डिफेंस इज़ दैट एरिया जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकता है, डिफेंस के नियम जो है वो उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं। जैसे और सेकेंड हुआ फॉरेन अफेयर्स, है ना, तो दूसरे देशों के साथ हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये भी अलग अलग राज्य जो है वो निर्धारित नहीं करने देने चाहिए हमें, एक सिंगल यूनिट के तौर पे ही इसका भी निर्णय लेना चाहिए। तो फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट में है। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी देखिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि पहले चैप्टर में कि जो जॉल्वरीन का एग्जाम्पल था, जहाँ पे ट्रेड बिजनेस करने के लिए एक व्यक्ति को अगर कपड़े का व्यापारी है तो 20 रीजन से गुजरना पड़े, तो उसको 20 अलग अलग टैक्सेस देने पड़े, अलग अलग मेजरिंग यूनिट हो, तो उसके कारण व्यापारी का बिजनेस जो है वो उसका नुकसान होता है, उसका समय भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और मल्टीपल टैक्सेशन के कारण उसका प्रॉफिट जो है वो भी, उसका भी नुकसान होता है। तो करेंसी जो है वो एक सिंगल होनी चाहिए पूरे देश में। तो ये सारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स हैं वो यूनियन लिस्ट कवर करते हैं, और यूनियन लिस्ट में दिए हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो उन पे नियम या लॉ जो है वो खाली यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। सेकेंड लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट होती है, जिसमें स्टेट के मैटर्स जो हैं वो लिखे गए हैं, है ना, जो सब्जेक्ट होते हैं। तो जो लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे पुलिस हुआ, कानून, है ना, तो हमें पता है कि ये लोकल लेवल में ही ज़्यादा बेहतर से समझा जा सकता है कि कौन से एरिया में पुलिसिंग की प्रॉब्लम है। सेंटर से बैठ के ये डिसाइड नहीं हो सकता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकता है, इसीलिए पुलिसिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है ना। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे इसी कारणवश आपके राज्य के विषय हैं, स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है लोन इसके ऊपर नियम या लॉज बना सकता है और यूनियन नहीं बना सकता, ठीक है। अब थर्ड एक लिस्ट है जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो दोनों के लिए कॉमन होते हैं, दोनों के लिए इंटरेस्ट में होते हैं, राज्य के भी और यूनियन के भी। तो फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन हो गया, एजुकेशन जो है वो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्टेट गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हुआ, ट्रेड यूनियन हुआ, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो, सक्सेशन हम लोग जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस, है ना, जो पिता से पुत्र में प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र होता है वो सक्सेशन कहलाता है। तो ये सब जो है लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर निर्भर होता है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो इन चीज़ों पे नियम बनाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इसके ऊपर डिसाइड कर सकता है कि वो जो है इनके ऊपर नियम बनाए, ठीक है। तो दोनों लोगों के लिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए दोनों लोग नियम बना सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट का एक और नियम है कि अगर किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दो लॉ हैं और दोनों लॉ कॉन्फ्लिक्ट हैं, स्टेट के अलग लॉ है और सेंटर का अलग लॉ है, तो सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, मतलब सेंटर के लॉ को माना जाएगा, स्टेट के लॉ को डिस्कार्ड किया जाएगा, ठीक है। ये मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए ये नियम बनाया गया है ना, कि अगर दो कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करता है उन टॉपिक्स पे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट पे मेंशन्ड हैं, ठीक है। अब अगर हम ये तीनों टॉपिक्स को छोड़ दें तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो भी हमारे फ्रेमर्स थे या जो संविधान बनाने वाले थे उनके मन में नहीं थे, वो उन चीज़ें उतनी डिस्कस नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि उनको किसी लिस्ट में डाला जाए। तो ये जो होती है, ये हम लोग क्या कहते हैं कि मान लो हमारा घर है, तो हमने सब कुछ जो है उसको निकाल के अगर सामान बेच दिया, ठीक है, और देखते हैं कि कुछ चीज़ें बच जाती हैं, टाइल्स बच जाते हैं, कुछ जालियाँ बच जाती हैं, तो ये बचे हुए जो चीज़ें होती हैं वो किसी लिस्ट में नहीं आ रही हैं, कोई नहीं खरीद रहा है, तो
ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम लोग रेसिड्यूरी कहते हैं, जो बच गया है ना। तो रेसिड्यूरी पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो सारी चीज़ें जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं हैं उसका उसके ऊपर नियम और कानून बनाने का अधिकार भी जो है वो यूनियन के पास होता है। इसको यूनियन का रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। ठीक है, कि वो सारी चीज़ें जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उसके ऊपर कौन नियम बनाएगा, तो यूनियन बनाएगा। ये है रेसिड्यूरी पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो जैसे सॉफ्टवेयर हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब नहीं था, है ना। तो ये पावर अब किसके पास है इसके ऊपर लॉज बनाने की? सेंटर के पास है। ठीक है, तो हमने कल देखा था कि दो प्रकार के फेडरेशन होते हैं, एक कमिंग टुगेदर और दूसरा होल्डिंग टुगेदर। तो हम लोग जो है वो होल्डिंग टुगेदर हैं, जहाँ पे हमने अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट को, अलग अलग प्रोविंस या स्टेट्स को एक बराबर के पावर नहीं बांटे हैं, है ना। तो अलग अलग स्टेट्स के पास हमने अलग अलग अधिकार क्षेत्र दिए हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जम्मू और कश्मीर हो गया, तो इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, अभी जो हटा लिया गया है। बहुत सारे प्रोविज़न के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो काफ़ी सारे वो इन राज्यों पे लागू नहीं हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि कश्मीर में पहले नियम था कि जो भी कश्मीर अगर इंडियन सिटीज़न है लेकिन उस राज्य का परमानेंट सिटीज़न नहीं है, तो वहाँ पे वो लैंड वैंड नहीं खरीद सकता, हाउस नहीं खरीद सकता, जाके रह नहीं सकता। ठीक है, बाकी सारे राज्यों में ये चीज़ की जा सकती थी लेकिन जम्मू और कश्मीर में नहीं की जा सकती थी। तो इस कारण से ये एक इक्वालिटी, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी हैं, उसके खिलाफ जाता था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे गवर्नमेंट ने ये अभी चेंज कर दिया। लेकिन पहले क्योंकि हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इस कारण से हम अलग अलग राज्यों को अलग अलग स्टेटस दे सकते थे, और इसी पावर के अंदर हमने जम्मू कश्मीर को अलग स्टेटस दिया था, और इसी पावर के अंतर्गत हमने जम्मू कश्मीर से वो पावर ले ली। तो यही बताता है कि हम जो है वो एक कंप्लीट फेडरेशन नहीं बल्कि एक क्वासी फेडरल स्टेट हैं। ये एग्जाम्पल जो है इसको सिद्ध कर देता है। ठीक है, लेकिन आपके बुक में इस प्रकार से नहीं दिया गया है ये चीज़, तो आप लोग अपने मन में रखिए, बट एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप कंसिडर मत करिएगा। आप वही लिखिए जो आपके बुक में लिखी गई है। ठीक है, जब अगले सेशन में नई किताबें आएंगी तो आई थिंक दिस शुड बी चेंज्ड। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारी यूनिट हैं भारत के यूनियन के अंदर जो बहुत कम जिनके पास पावर हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इनके पास राज्य कहलाने का क्राइटेरिया ये फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सब हमने इसको एक स्पेशल टैग दिया है यूनियन टेरिटरीज़ का, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्पेशल पावर्स के द्वारा इन यूनियन टेरिटरीज़ का संचालन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, तो द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिस टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैंने आपको एक बार क्लास में बताया, आई थिंक क्लास 9 में, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे देश में लागू है, जो कि हमारे न्यायपालिका कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार ऐसा क्वेश्चन पहुंच गया, जो कि एक सन्यासी थे, केशव नंदा भारती, श्री श्री केशव नंदा भारती, उनका केस था। तो उन्होंने सवाल पूछा, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की पावर है, अमेंड किया जा सकता है संविधान को, तो क्या सारे प्रोविजंस को बदला जा सकता है? तो उसी पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लो उसके पास फुल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी है, तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है? तो इसका आंसर है कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो बदली नहीं जा सकती हैं ना, ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उसका बेस है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी गवर्नमेंट उसको बदल नहीं सकती, क्योंकि न्यायपालिका जो है, कोर्ट जो है, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस प्रकार से इंटरप्रेट किया है कि कुछ चीज़ें ऑफ द टेबल है, अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो और यहाँ पे अमेंडमेंट से मतलब है मेरा कि जो उसकी मूल भावना है उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स को बदले ही जा सकते हैं, उतना मिनिमम लेवल का अमेंडमेंट अलाउड है, ठीक है। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर में जो पावर शेयरिंग है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी डिफाइंड है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पावर शेयरिंग है ये बेसिक हमारे संविधान का एक पार्ट है और इसको भी बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन कैन नॉट चेंज दिस अरेंजमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट अपने में उसमें शक्ति नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल पाए। एनी चेंज ऑफ इट टू इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी स्टेट, ठीक है। अगर इस प्रकार के प्रावधान को बदलना है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है पावर शेयरिंग का, उसको अगर चेंज करना है तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी के रूल से ही बदला जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी का रूल कहता है कि पहले तो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट भी मेजॉरिटी से इसको पास करें, है ना, रेटिफाई करें, और उसके बाद 2/3 राज्य जो है वो भी इसको एक्सेप्ट दें, मंजूरी दें अपने अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में। उसके बाद ही जो है ये लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आ सकता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है वो बदला जा पाए। उससे पहले ये बदला नहीं जा सकता। तो जैसे जनरल गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, आपने देखा टैक्सेशन जो है वो भी कॉन्करेंट इशू का हिस्सा है, ठीक है। तो दोनों राज्य भी और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इस पे नियम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब जीएसटी पास हुआ तो उसके बाद अपर हाउस, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद 2/3 राज्यों के जरिए भी ये गुजरा, उसके बाद ही ये कानून बन पाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ डन। और इसी प्रकार का ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसमें भी अगर कोई बदलाव करने हैं तो इसी प्रक्रिया से उस बदलाव को गुजरना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्सेप्ट होगा। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो जुडिशरी का आप लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि वो संविधान के अलग अलग जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उसको लागू करे, उसको इम्प्लीमेंट करे और उसको इंटरप्रेट करे, है ना, उसको समझाए और प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करे। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट उठता है डिवीजन ऑफ पावर में, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये विवाद हो जाता है कि स्टेट कोई बोले कि नहीं, इस पे राज्य गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम नहीं बना सकता, ठीक है, ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो इसका निर्णय कौन करेगा फिर कि ये उनका सही में अधिकार क्षेत्र है या नहीं है? तो उसके लिए जुडिशरी है। अभी आपने देखा थी कि वेस्ट बंगाल में कि गवर्नमेंट ने सीबीआई का पावर छीन लिया, बोला कि हम सीबीआई को अपने स्टेट के अंदर हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये डिस्प्यूट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है नहीं, सीबीआई का अधिकार क्षेत्र है, स्टेट बोलता है नहीं है। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये अथॉरिटी है कि वो डिस्प्यूट सेटल करे राज्य और यूनियन के बीच में, या दो राज्यों के बीच में, या प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में, या दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच में। तो इसीलिए वो अपना रोल निभाती है। The union and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to them, ठीक है। तो दोनों ही राज्य और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार है कि वो टैक्सेस जो हैं वो लीवी कर सकें, लोगों से कलेक्ट कर सकें और अपना जो कार्य है उसकी पूर्ति करें। तो ये जो मैंने जीएसटी वाला उदाहरण दिया उसके जरिए आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी का पार्ट अगले वीडियो में।